हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन सी सेल डेथ एंड ऑप्शन डी सेल ऑर्गेनेल्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल डिफरेंशिएशन। देखो, सेल आपस में जब डिफरेंशिएट होता है, बहुत सारे सेल्स जब अपन आपस में मिलते हैं तो फिर किसका निर्माण होता है? टिश्यू का। ओके, टिश्यू का निर्माण होता है। और बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं आपस में, बहुत सारे टिश्यू जब डिफरेंशिएट होते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम्स का, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है ना। और फिर ये सारे बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक जीव का। ठीक है, इस तरह से एक प्रजाति, एक स्पीसीज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे यूनिट क्या हो गया? सेल, फिर हो गया टिश्यू, फिर हो गया ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर ऑर्गेनिज्म। तो जब बहुत सारे सेल्स डिफरेंशिएट होंगे तो टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू डिफरेंशिएट होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स डिफरेंशिएट होंगे तो ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म। इस तरह से पूरा का पूरा कायनात बनी हुई है। ओके, चलो, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कार्डियक मसल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू? कार्डियक मसल्स किस टाइप का टिश्यू है? स्मूथ मसल्स, नर्वस, कॉन्ट्राक्टाइल या फिर कनेक्टिव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्ट्राक्टाइल। इन्हें क्या बताया कि टिश्यू जब डिफ्रेंशिएट होते हैं बहुत सारे तो फिर क्या बनते हैं? ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का टिश्यू का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ जिससे कि ये कार्डियक मसल्स बना। कार्डियक मसल्स क्या होता है? एक तरह से ऑर्गन का ही पार्ट होता है। तो मान लीजिए ये हार्ट हो गया, ये हार्ट का पार्ट हो गया, तो ये जो है ना बहुत सारे कॉन्ट्रासाइल टिश्यू से मिल के बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रासाइल टिश्यू जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये हार्ट का जो कार्डियक मसल्स होता है वो बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑर्गेनेल्स इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड रफ when ribosomes are attached and smooth when they are not? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग ER से भी डिनोट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहला जो भाग होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, इसको हम लोग SER बोलते हैं। और अदर पार्ट जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये स्मूथनेस इसका जो होता है वो लिपिड्स की वजह से होता है। लिपिड्स प्रेजेंट होने की वजह से ये स्मूथ होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी वजह से होता है? तो ये राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने से होता है। ठीक है, राइबोसोम्स की वजह से ये रफ होता है। और अगर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये फिर क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेशन करेगा। ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर वहां पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि ये रफ कहलाएगा व्हेन राइबोसोम्स आर अटैच। मतलब ये रफ कहलाएगा, राइबोसोम्स आर अटैच। रफ जो होता है वो राइबोसोम्स की वजह से होता है, और ये स्मूथ कहलाएगा जब राइबोसोम्स नहीं होगा। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बोल रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? स्मूथ साइड में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, रफ साइड में पाए जाते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑर्गेनेल्स इज लेयर्ड स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक इंपॉर्टेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको ट्रांसपोर्टेशन का काम मिला हुआ है। ठीक है, मतलब एक सेल में कोई भी चीजों का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस करेगा। ये क्या करते हैं? हार्मोन्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वाटर को ले जाते हैं, और फिर बहुत सारे एनर्जी जो होते हैं ATP में फॉर्मेट होते हैं उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसफर करना होगा तो भी गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं? अपना भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, ये इसका जो प्रोडक्शन होता है एक पॉलीसेक्राइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। विच
structure of plant cell is most closely associated with the energy conversion reaction of aerobic respiration? Nucleus, radioactive tracers, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। ये क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है एक रिएक्शन के थ्रू, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सेल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल में आपको ये ट्रेसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। विच सेलुलर स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द epidermal cells of human but not in the epidermal cell of leaf? सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्रोमोसोम्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको एपिडर्मल सेल ऑफ ह्यूमन में आपको देखने को मिलेगा, बट नॉट इन एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। द चीफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म इज वाटर, लिपिड्स, शुगर, प्रोटीन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। यहाँ पे चीफ बोला जा रहा है, चीफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होगा साइटोप्लाज्म का वो प्रोटीन होगा। ठीक है, मेजर अगर आप बात किया जाए तो मेजर वाटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ह्यूमन सेल्स विच यूज लार्ज amount of energy may be expected to contain a relatively large number of mitochondria. ऑप्शन बी सेंट्रियोल्स, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम्स एंड ऑप्शन डी वैक्यूल्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होते हैं, ये किचन ऑफ सेल्स होते हैं, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials into and out of living cells? सेल वॉल, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम। तो देखो जो भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है किसका, मटेरियल्स का, इनटू एंड आउट, मतलब कोई भी मटेरियल्स अंदर आएगा बाहर जाएगा, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, तो ये करने का काम करेगा सेल मेम्ब्रेन। ये मान लीजिए कोई सेल है, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होता है, तो इस सेल में क्या एंटर करेगा वो ये डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिसाइड करेगा क्या अंदर आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कभी वायरस या बैक्टीरिया आना चाह रहा है, तो अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आसानी से सेल में आके वो अटैक कर सकता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आने नहीं देगा। लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीजन आने की बात आएगी या फिर वाटर आने की बात आएगी तब ये इसको परमिशन दे देगा। इस तरह से ये कंट्रोल कर रहा है, एक वॉचमैन का काम कर रहा है सेल में कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक है, और इसी वजह से सेल में बहुत सारे हानिकारक जो हमारे होते हैं टॉक्सिक एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस बैक्टीरिया, वो आ नहीं सकते। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन की वजह से तो ये क्या करते हैं, इसका जो नेचर होता है ना वो सेमी परमिएबल होता है इंसानों में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये सिलेक्टेड लोगों को ही एंटर करने देते, बाकी लोगों को नहीं करने देते। लोगों को मीन्स जो भी वायरस बैक्टीरिया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो सिलेक्टेड वायरस बैक्टीरिया को एंटर करने देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वाटर विच इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में constitute up to a quarter of it, up to a half of it, option C up to a 3/4 of it and option D more than 3/4 of it. So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, वाटर विच इज इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के लिए वाटर का जो एसेंशियल पार्ट होता है वो एक्चुअली अप टू हाफ ऑफ इट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। Mitochondria usually occurs in vegetative cells, option B reproductive cells, option C both vegetative and reproductive cells and option D none of the above. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रेस्पिरेशन का काम करता है, एटीपी का निर्माण करता है, और ये किचन ऑफ सेल होता है, पावर ऑफ सेल होता है, तो इसका जरूरत हर एक सेल में जरूरत पड़ती है, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वाज स्टेबलाइज्ड इन प्लांट सेल बाय डी ब्रोगली, ऑप्शन बी मैक्स स्क्रूट, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी स्ट्रसबर्गर्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी में स्टेबलाइज किए थे इन प्लांट सेल में। ठीक है, मैं पहले बता दूं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से
वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुसाइडल बैग ऑफ प्लांट। ये सुसाइड बैग किसे बोला जा रहा है? सुसाइड बैग जो होता है वो कौन होता है? तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो हो जाएगा स्पैरोसोम। ठीक है, इसको बोला जाता है स्फेरोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स असेलुलर या फिर एंटिनोमाइसाइट्स। ये क्या होते हैं? मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये एक तरह से प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में। मतलब इस सेल का अभी डेवलप हुआ नहीं, ये बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है ना उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंट है। तो इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ये पूरी तरह बिखरा हुआ प्रोटोप्लाज्म में आपको देखेगा पूरा बिखरा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो उसको बोला जा रहा है प्रोकैरियोट्स। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, सबसे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, सबसे पुराना होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को इसमें रखा गया। बट एल्गी, ओनली एल्गी की बात अगर किया जाए तो एल्गी को जो है ना यूकैरियोटिक में रखा गया और ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक में। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना वो एक तरह से एल्गी नहीं है, एक तरह से बैक्टीरिया है। कैसे? मैं आपको बता दूं कि देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ था पूरे दुनिया में, और बैक्टीरिया जब डेवलप किया, एवोल्यूएट किया, तो लाखों करोड़ों साल में एवोल्यूएट करने के बाद ये एल्गी बना था। ठीक है, तो एल्गी बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगा था। तो जब बैक्टीरिया अब मान लीजिए डेवलप कर रहा था, एवोल्यूएट हो रहा था, तो बीच में एक ऐसा चरम आया था जहां पे बैक्टीरिया का 50% नेचर था और 50% एल्गी का नेचर था। तो वो जो स्टेज था ना वही था ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को बोला जा रहा है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को बोला जा रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की जो है ना स्टेज था, एकदम स्टेज बीच वाला स्टेज था। तो ये एक तरह से प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लाज्मा जेल इज द नेम ऑफ एंडोप्लाज्म, ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी एक्टोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का ही अलग नाम होता है प्लाज्मा जेल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स एंड स्पर्म वेयर, पैस्चर, हुक्स, लिवेनहॉक या फिर हॉप मिक्सचर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पैस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल वाज। सो वो फर्स्ट इंसान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विरचोव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोस्कोप यूजली यूज्ड फॉर व्यूइंग टिश्यूज इज नोन एज। जो माइक्रोस्कोप से हम लोग टिश्यू को देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू, ऑप्शन लाइबोसोम्स, ऑप्शन माइक्रोसोम्स, ऑप्शन सी फेगोसोम्स एंड ऑप्शन डी सेंट्रोसोम्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेगोसोम्स। ठीक है, ऑटोलाइसिस जो होते हैं वो फेगोसोम से रिलेट करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्रेडेड बाय पेरोक्सिसोम्स? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार, वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।